लखनऊ के सीवर के पानी में कोरोना संक्रमण मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां सीवर के पानी में कोरोना संक्रमण मिला है। एसजीपीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने 3 जगह से सैंपल लिए थे। एक जगह के पानी में कोरोना वायरस मिला है। एसजीपीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल ने इस बात की पुष्टि की है। आईसीएमआर और WHO ने रिसर्च स्टडी शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि ये एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां सीवर के पानी में कोरोना वायरस मिला है, कोरोना संक्रमण मिला है। आपको बता दें कि जगह जगह से सीवर के पानी की सैंपलिंग की गई थी, जांच की गई थी और उस जांच में एक जगह के पानी से कोरोना संक्रमण मिला है। अब देश भर के अलग अलग शहरों से पानी में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवेज सैंपल जुटाए जा रहे हैं। सीवेज सैंपल टेस्टिंग के लिए देश में 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक लखनऊ एसजीपीजीआई है। और चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते, मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, अब जब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सीवर के पानी में भी कोरोना संक्रमण मिला है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? किस तरीके से अब इस पूरे सिनेरियो को देखा जा रहा है? प्राची, देखिए, अभी तक कुछ समय पहले तक यही चर्चा रहती थी, क्या पानी में कोरोना के संक्रमण रहता है या नहीं रहता, वो वायरस वहां पर रहता है या नहीं रहता है। जिस समय गंगा जी के पास में लाशों का ढेर मिलना शुरू हुआ, उस समय भी ये बात आई, क्या इससे संक्रमण फैलेगा या नहीं, एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय थी। लेकिन अब जबकि पीजीआई की इस रिपोर्ट में, इस रिसर्च में ये सामने आया है कि सीवेज के पानी में कोरोना का वायरस, यानी वो जीवित था वायरस, वो कोरोना वायरस मिला है और इसकी वजह से अब इसके ऊपर शोध करने की जरूरत है कि ये वायरस कितना संक्रमण फैला सकता है, कितने लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके ऊपर भी जांच में जुट गए। देखिए, 3 जगह से सैंपल लिए गए थे। इसमें रुद्रपुर, खदरा, मछली मोहाल और घंटाघर, ये तीनों जो इलाके हैं ये पुराने लखनऊ के इलाके हैं और वहाँ पर उन जगहों से सैंपल लिया जहाँ पर सीवेज का पानी एक साथ गिरता है अलग अलग जगह से, वहाँ से सैंपल लिए गए। और जो इसमें से रुद्रपुर, खदरा का इलाका है जहाँ से सैंपल लिया, उसके एक सैंपल में कोरोना वायरस मिला है। 19 मई को इसकी पुष्टि हुई और उसके बाद में एसजीपीजीआई ने जो अपनी रिपोर्ट थी इसको एनआईवी पुणे को भेज दिया है। अब एनआईवी पुणे उस रिपोर्ट को आगे आईसीएमआर को भेजेगा, क्योंकि देखिए, जो ये पूरी रिसर्च है, जब कोरोना की सेकेंड वेव आई और उसका प्रचंड रूप देखा गया, उसका भयावह रूप देखा गया, तो उसके बाद अलग अलग जगह क्या वायरस हवा में है या नहीं है, पानी में है या नहीं है, इन सारे पहलुओं पर रिसर्च शुरू हुआ और इसी के तहत 8 जगह पर देश भर में 8 लैब्स में इसकी जिम्मेदारी दी गई कि वो जांच करें इसके ऊपर आगे। यूपी में बात करें, लखनऊ के एसजीपीजीआई को भी जिम्मेदारी मिली, उसने भी इसी क्रम में सैंपल लिए थे और अब एक जगह पर सैंपल मिलने के बाद बाकी प्रदेश के अन्य जिलों से सैंपल जुटाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे बाकी जगह भी इसकी जांच हो सके। बड़ी जानकारी मिली है कि सीवर के पानी में कोरोना संक्रमण मिला है। अब बाकी प्रदेश में किस तरीके से जांच होगी, जरूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर और गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कोविड संक्रमण पर शहरों और गांवों में चल रहे इंतजामों को परखा। सबसे पहले सीएम मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद सीएम योगी ने मिर्जापुर को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। इसके साथ ही सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का भी दौरा किया। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर एम्स में लेवल 2 कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और कोरोना के इंतजामों का जायजा लिया। सीएम ने मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत भी की। मिर्जापुर में अस्पताल में कोरोना इंतजामों का जायजा लेने के दौरान हमारे संवाददाता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। विंध्याचल मंडल की समीक्षा बैठक समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी अब सभागार से बाहर निकल रहे हैं और मीडिया को संबोधित करने के लिए जाएंगे। उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। महाराज जी, किस तरह की स्थितियां देखी आपने, आज तमाम जगहों पर भ्रमण किया था? देखिए, कोविड के खिलाफ जो ये देश की लड़ाई चल रही है, बड़ी मजबूती के साथ शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं। माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी लगातार कम हो रही है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। हम लोग सेकेंड वेव में जो कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे पोस्ट कोविड केयर की, तो हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड बनाने की तैयारी की कार्रवाई हमारी लगभग पूरी हो चुकी है और वहाँ पे एडमिशन भी चल रहे हैं, वो शुरू हो चुके हैं, उनको उपचार दिया जा रहा है। लेकिन थर्ड वेव की भी हम तैयारी कर रहे हैं। हर जनपद में, हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और निको के निर्माण की कार्रवाई, वैक्सीनेशन को बृहद स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई, या फिर इसी तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का हम लोग पीको के निर्माण की कार्रवाई और निको के निर्माण की कार्रवाई कर सकेंगे। सवाल है महाराज जी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप गए, आपने देखा सारी दिक्कतें हैं कि लोग टेस्टिंग कराने से बच रहे हैं, टीमें भी जा रही हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कहीं ना कहीं कि अगर उनके घर से कोई कोरोना संक्रमित निकल आएगा तो सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। कोई बहिष्कार नहीं, देखिए बचाव महत्वपूर्ण है और ये टीमें जो जा रही हैं वह बचाव के लिए अवेयर करने के लिए जा रही हैं। और मेरी भी अपील है, मैंने भी यही हम चर्चा कर रहे थे, हम लोगों को प्रेरित करें, टेस्ट से न भागें। हम उपचार की व्यवस्था भी मुफ्त में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी बता रहे थे किस तरह से कि वैक्सीन भी ज़रूरी है और लोगों को टेस्ट भी कराना चाहिए, ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री ब्रीफिंग के लिए निकल रहे हैं, मीडिया को बताएंगे कि विंध्याचल मंडल की समीक्षा बैठक में क्या फैसले लिए गए, किस तरह से निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 मई को यूपी पंचायत चुनाव में चुने गए नवनिर्वाचित प्रधानों से वर्चुअली संवाद करेंगे। आज से पंचायत चुनाव में जीते प्रधानों को शपथ दिलाई जा रही है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नवनिर्वाचित प्रधानों से बातचीत करने वाले हैं। सीएम योगी 28 मई को सीएम आवास से इन प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी चुनिंदा जिलों के प्रधानों से बातचीत करेंगे, जिसमें वो प्रधानों से ग्रामीण इलाकों में चल रहे विशेष कोरोना जांच अभियान पर बातचीत करेंगे और नए प्रधानों को गांव में कोरोना कंट्रोल का मंत्र देंगे। बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन से पहले छात्र छात्राओं के टीकाकरण को लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि यूपी सरकार सभी लोगों के वैक्सीनेशन के लिए फिक्रमंद और प्रतिबद्ध है। दिनेश शर्मा ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वो वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे, लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चल रही अटकलों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले टीका फिर परीक्षा, नो एग्जामिनेशन विदाउट वैक्सीनेशन, यानी बिना टीकाकरण के परीक्षा नहीं। इस मुद्दे पर क्या कहा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश में भी एक वरिष्ठ राजनेता ने तो बीजेपी की वैक्सीन कह दिया, कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तब वैक्सीन लगेगी। अब मुझे आश्चर्य होता है, लेकिन बीजेपी का जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम पारदर्शी और सर्व जो चिंता करने वाली सबकी ये सरकार है। और मुख्यमंत्री जी ने पहले से कह रखा है कि जो 18 साल से ऊपर के नवयुवक हैं या परीक्षा में बैठने वाले हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो। जो शिक्षक ड्यूटी पे लगने वाले हैं या कर्मचारी ड्यूटी पे लगने वाले हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो वैक्सीनेशन के लिए। इसके लिए पहले ही वो निर्देशित कर चुके हैं। अपने पूर्वांचल दौरे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में भी थे, जहां पर उन्होंने ड्रोन सेवा की शुरुआत की, जिसके तहत वाराणसी में कोरोना कंट्रोल के लिए 3 ड्रोन उड़ाए जाएंगे, जिसमें एक ड्रोन आसमान से सैनिटाइजेशन का काम करेगा तो दूसरा ड्रोन दवाएं पहुंचाने का काम करेगा, जबकि तीसरे ड्रोन से कोरोना नियमों की जानकारी और लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। बेहद खास ड्रोन है काशी के लिए और आज मुख्यमंत्री ने इस ड्रोन सेवा की शुरुआत की है। ये ड्रोन काशी को न सिर्फ सैनिटाइज करेंगे बल्कि संदेश प्रसारित करने के साथ दवाओं की सेवा भी देंगे। तो स्मार्ट सिटी के जो महाप्रबंधक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि ये ड्रोन सेवा कितनी ज़रूरी, किस तरह से ज़रूरी। बहुत ही ज़रूरी है। 2020 में जब ये कोविड पीक में था, हमने 2750 एकर्स को सैनिटाइज किया गया है पिछले साल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि ऐसी जगह थे
जहाँ लोग कोविड की वजह से लोग जाना नहीं चाह रहे थे, कंटेनमेंट जोन थे, इन्फेक्टेड पीपल के पास भी जाना नहीं चाह रहे थे, सैनिटरी वर्कर्स भी, हमने ड्रोन के द्वारा जो है काफ़ी सैनिटाइजेशन किया है। पब्लिक ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, इसमें काफ़ी मदद मिली है। काशी को नया रूप प्रदान करेंगे ये ड्रोन, कोरोना को नियंत्रित करेंगे ये ड्रोन और इसके साथ ही आम जनता को जागरूक भी करेंगे ये ड्रोन। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। कोरोना की पहली और दूसरी दोनों लहरों के दौरान आगरा में संक्रमण का भयंकर प्रकोप देखने को मिला था। हालांकि अब आगरा में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन राहत की इस खबर के बीच आगरा के लोग एक बार फिर मानो कोरोना संक्रमण से बेफिक्र दिख रहे हैं। सड़कों पर लोगों की भीड़ फिर से दिखने लगी है, जो ना तो कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। आगरा में लोगों की लापरवाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय। आगरा में भले ही कोरोना की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगे हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि मेरी तरफ किस तरह से जो गरीब लोग हैं जिनको खाना बांटा जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं, मास्क नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं पूरी तरह से उनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। और ऐसे में इक्का दुक्का लोग ही जो लाइन में लगे हुए हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ये सही है कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दुर्दशा गरीबों की हुई है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको बड़ा भयंकर संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जागरूकता का अभाव है। तो ऐसे में जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो कोविड के प्रोटोकॉल को समझ ही नहीं रहे हैं कि आखिर कोरोना किस तरह से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये अच्छी बात है कि लगातार आंकड़े गिर रहे हैं, ये राहत की बात है। लेकिन जिस तरह से कोरोना 1 के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना 2 की जो लहर आएगी वो ज़बरदस्त आएगी, बड़ी संख्या पर मौतें होंगी। ऐसे में कोरोना 3 को लेकर लोग एक बार फिर से कहीं ना कहीं लापरवाह हैं और कहीं ये लापरवाही उन्हीं पर न भारी पड़ जाए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। आगरा के बाद अब आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां बीते दिनों कोरोना ने जबरदस्त कहर बरपाया था, लेकिन अब वाराणसी में हालात सामान्य होने के बाद एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू के बीच लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और बिना मास्क के कई लोग आपको वाराणसी की सड़कों पर दिख सकते हैं। दुकानों पर भी लोग बिना मास्क के ही दिख जाते हैं और अब लोगों से उनकी इस लापरवाही का जवाब पूछा जाता है तो वो बिना जवाब दिए बगले झांकने लगते हैं। असल बात मास्क नहीं लगाने के बाद जो है न किसी की बात समझ में आ रही है, क्या कोई बोल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, न हम बोल रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही है मास्क पहनने से। जान बचाना बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी हम लोगों ने देखिए बना के नीचे आप देखिए कैमरे से नीचे करिए, 2 गज की दूरी बना के हम लोग रखे हैं। शुरू से 2020 से हम लोग एहतियात के तौर पर 2 गज की दूरी बना के रखे हैं। आपस में 2 गज की दूरी में? हाँ बिल्कुल, आपस में कैसे 2 गज की दूरी रहेंगे? हम लोग तो सेफ हैं। आपसे हमारी 2 गज की दूरी है, कस्टमर से या पेशेंट से 2 गज की दूरी है हमारी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है और अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग मास्क का प्रयोग न करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में खतरे को दावत देते लोगों को समझना होगा कि जब वो मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे, तभी कोरोना से निजात पाएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और इस बीच बड़ी खबर, कोरोना संकट में शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। मृतक आश्रित कोटे से नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाएगी। फ्रंट लाइन ड्यूटी से हटाए जाएंगे 50+ उम्र वाले पुलिसकर्मी। पुलिस की कमी दूर करने के लिए तैनात होंगी पीएससी की 134 कंपनियां। कोरोना की वजह से अब तक 162 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो आश्रित हैं, जो मृतक के परिवार वाले हैं, उन्हें नौकरी दी जाएगी, आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन में ड्यूटी कर रहे हैं पुलिसकर्मी, उनमें एज लिमिट तय कर दी गई है। 50+ वाले पुलिसकर्मियों को हटाया जाएगा इस ड्यूटी से। कोरोना की दूसरी लहर इन दिनों देश में जबरदस्त तबाही मचा रही है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। यूपी में भी इसी वजह से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और लोगों के बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगी हुई है। धार्मिक स्थलों पर भी एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक है। इसके बावजूद तमाम लोग कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए अब भी लगातार लापरवाही करे हुए हैं और कोई प्रोटोकॉल का मजाक बना रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज से सामने आई हैं, जहां हनुमान जी के मंदिर में
लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन है। इसके बावजूद प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में आज भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आए हुए हैं। कई श्रद्धालु तो ट्रैक्टर्स पर आए हुए हैं। ये लोग गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते हुए मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर में सुबह से ही इतनी भीड़ है कि दूर तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। ये श्रद्धालु एक दूसरे से सट कर खड़े हुए हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज है ही। पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है। इटावा में चुनाव ड्यूटी में 15 शिक्षकों की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान सिर्फ एक शिक्षक की मौत हुई। लेकिन मृत शिक्षकों के परिवार वालों और शिक्षक संघ ने सरकार से चुनाव ड्यूटी में मरने वालों के आश्रितों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सर, कोरोना पंचायत चुनाव के दौरान हमारे पास जो अभी तक सूचना आई है अध्यापकों से ही, ये कल तक 12 लोगों की आ चुकी है। कल अभी ही हाल ही में एक संजीव त्रिपाठी दाखा से हुए हैं, परसों एक्सपायर। इस प्रकार 12 हमारे बेसिक शिक्षा से हैं, 5 माध्यमिक शिक्षा से हैं, ऐसे 17 लोग अध्यापक हैं जनपद से। शासन ने जो पहले गाइडलाइन भेजी थी उसके अनुसार तो हमारे यहाँ से कई विभागाध्यक्षों ने ऐसे हताहत कर्मचारियों की सूचना शून्य भेजी थी, जो निहायती अमानवीय है। शासन ने कुछ अपनी गाइडलाइन चेंज की हैं, तो उसके अनुसार 17 अध्यापक इस समय हताहत हुए हैं। और इसमें हमारे संगठनों की सभी की मांग है कि दिल्ली सरकार की तरफ पर, और हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि कम से कम इन्हें अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए दी जाए। और कल यानी 26 मई को किसान संगठनों की अगुवाई में किसान दिल्ली की सीमाओं पर जुटने वाले हैं। किसानों के कल होने वाले प्रदर्शन को देश की 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है, जिसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि उनके इस आंदोलन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मोर्चे का कहना है कि उनका मकसद ताकत दिखाना नहीं, बल्कि सरकार से अपनी बात को जाहिर करना है। किसान नेताओं का कहना है कि कल होने वाले प्रदर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। इसमें जो झंडा होगा वो काले रंग के झंडे लगाएंगे हम, तो वही ब्लैक डे है। जो फ्लैग हैं वे लग जाएंगे, और कोई भीड़ पब्लिक मीटिंग नहीं है। और ये पूरे देश भर में अपने लोग घर पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी यहाँ इस पर झंडा बांध लो, जाना है तो ये रहेगा। तो नहीं वो नहीं, कोई दिल्ली की तरफ नहीं आ रहा। तो क्या जो जहाँ पर किसान है, जो जहाँ पे है, अपने गांव में है, अपने खेत में है, अपने शहर में है, किसी को अपने घर पर लगाना तो लगा सकता है। किसान आंदोलन पर 3 राज्यों को NHRC ने नोटिस जारी कर दिया है। विरोध स्थलों पर कोरोना कंट्रोल की रिपोर्ट तलब की बात कही गई है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा गया है। 4 हफ्ते में राज्यों के मुख्य सचिवों को जवाब देना होगा। NHRC में विरोध स्थल पर कोविड कंट्रोल ना होने की शिकायत हुई थी और उसी पर अब जवाब मांगा गया है। 3 राज्यों से जवाब मांगा गया है, जहां पर विरोध हो रहा है, जहां पर किसान डटे हुए हैं, वहां पर कोरोना के क्या हालात हैं। तो बता दें आपको, NHRC ने यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जवाब मांगा है, नोटिस जारी किया गया है। 3 राज्यों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यूपी, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले ही नेताओं के पाला बदलने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज बहराइच की नानपारा विधानसभा से भाजपा विधायक माधुरी वर्मा के पति और पूर्व विधायक दिलीप वर्मा भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। पूर्व विधायक दिलीप वर्मा 4 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं और भाजपा से पहले कांग्रेस में भी जा चुके हैं। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में बेटी को टिकट नहीं मिलने पर दिलीप वर्मा ने भाजपा से बगावत करते हुए बेटी को निर्दलीय चुनाव लड़वाया और जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन अब दिलीप वर्मा एक बार फिर समाजवादी पार्टी में लौट आए। कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में 6 साल लगभग रहे। आपने अभी जो प्रश्न किया, इसका जवाब तो पूरा देश दे रहा है, पूरा देश दे रहा है। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारा दिल कहीं नहीं लगा, इसलिए अपने